किसी के हिस्से में मका आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मका आया तो किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो चलिए, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वह माँ है। माँ जिन्होंने आपको 9 महीने तक अपने पेट में रखा और फिर इस एक नई जिंदगी दी, और उस जिंदगी की उड़ान आप अभी उड़ रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, बहुत ऐसे परिवार हैं हमारे ही समाज में, आपके अगल बगल में, होता क्या है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपने पढ़ा भी होगा सांवर दैया को। सांवर दैया जो एक राजस्थानी रचनाकार हैं, जिन्होंने लिखा धरती कब तक घूमेगी, और उसका रूपांतरण भी सांवर दैया ने खुद हिंदी में किया, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1948 को हुई थी और उनकी मृत्यु 30 जुलाई 1992 को हुई। सांवर दैया राजस्थानी समाज के बारे में उन्होंने लिखा, लेकिन ये जो मुद्दा है, यह घटना है, यह कहानी जो घटना आधारित है, यह सिर्फ राजस्थानी समाज में नहीं बल्कि आपके आसपास देखिए घटित होती है या नहीं घटित होती है। तो मैं मुनव्वर हसन राणा के शेर से शुरुआत किया था। मैं आपको बता दूं कि ये कहानी धरती कब तक घूमेगी एक सीता की है। इसकी मुख्य नायिका में सीता है और उनके 3 बेटे हैं, कैलाश, नारायण और बिज्जू। कैलाश की पत्नी का नाम राधा है, नारायण की पत्नी का नाम भौरी है और बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा है। बड़ा बेटा होने के नाते कैलाश अपनी मां को खिला रहा होता है। एक ऐसा समय आता है जब कैलाश को ऐसा लगता है कि शायद मां को मैं अब नहीं खिला पाऊंगा, और उस परिस्थिति में वह अपने दोनों भाइयों को बैठाता है और कहता है नारायण से कि नारायण, क्या मां को खिलाने का ठेका मैंने ही ले रखा है? तो नारायण बोलता है कि बोलिए क्या करें, कहिए। तो कैलाश कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि पूछ रहे हो कि क्या करें? इस पर नारायण कहता है कि आप जैसा कहें वैसे ही होगा। और मां चुपचाप तीनों बेटों की बात सुन रही है, जिसमें 2 बेटे बोल रहे हैं, लेकिन बिज्जू शांत है जो छोटा बेटा है। और कैलाश कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम 3 बेटे हैं और तीनों की जिम्मेदारी है, इसलिए मां 1 महीने मुझ में खाएगी, 1 महीने तुम में खाएगी और 1 महीने बिज्जू में खाएगी। बात आती है, जाती है, खत्म हो जाती है। नारायण हामी भरता है और बिज्जू चुपचाप शांत रहता है। लेकिन किसी ने मां से नहीं पूछा कि मां तुम किस में रहोगी, तुम कहां खाना खाओगी। यानी हालत ऐसी है परिवार की, जो वो परिवार है, बाहर से लोग उस परिवार के बारे में समझते हैं कि बहुत समृद्ध परिवार है, खाते पीते घर के लोग हैं, लेकिन अंदर तो खाने पीने की ही झगड़ा शुरू हो चुकी है। वो माँ एकटक अपने तीनों बेटों को निहारती है और सोचती है कि ये तीनों बेटे कैसे हैं जो आज मुझे 1-1 महीने के लिए बांट दिए। खैर, माँ तो माँ होती है। और ऐसा भी समय आता है जब माँ बड़े बेटे में कैलाश यानी राधा में होती है। तो अब बंटवारे का जो समय आ गया, फागुन का महीना है, बस होली के 2-4 दिन के बाद से वो महीना समाप्त होने वाली है, अंग्रेजी की महीना जो होती है, और 1 तारीख से वे दूसरे बेटे नारायण में जाने वाली होती है। तो कैलाश की जो पत्नी है राधा, वह दाल का हलवा बनाती है और माँ को, अपनी सास को बोलती है कि माँ खूब भरपेट खा लेना। माँ सोचती है कि अरे भूख तो पेट की है, भूख जो है वह पेट की है, वो चाहे हलवा मिले या सूखी रोटी, पेट का तो गड्ढा भरना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि माँ को ताने भी सुनने पड़ते हैं। तो वो जो बूढ़ी माँ है वह धीरे धीरे सोचती है कि अब 1 तारीख के बाद मुझे नारायण में जाना है,
वो सोचती है क्या पानी का ही बंटवारा हो जाएगा, क्या बच्चों का ही बंटवारा हो जाएगा, क्या मैं अगर नारायण के में रहूंगी तो क्या इन कैलाश के बच्चों से मिलना जुलना भी दूभर हो जाएगा। और एक ऐसा समय आता है जब वह नारायण में जाती है, नारायण में चली जाती है और फिर बारी बारी से एक एक महीने वो फिर बिज्जू के यहाँ जाती है जिसकी पत्नी पुष्पा है और नारायण की पत्नी भंवरी है। तो वह बारी बारी से एक एक महीने वो खाने लगती है। लेकिन बात यह है कि कोई भी एक महीने से एक दिन भी अधिक अपनी मां को नहीं खिलाता है, एक दिन भी नहीं खिलाता, टिकट कट जाती है। वाह कैसी स्थिति है। और इस तरह उसके समय बीतने लगते हैं। बच्चे भी होशियार हैं, वो कहते हैं कि अब जैसे ही 1 तारीख आने वाला होता है, दूसरे परिवार के बच्चे कहते हैं कि अब दादी माँ मेरे घर खाएगी, दादी माँ मेरे घर थाली लेके आएगी। उस माँ की हालत क्या हो जाती है। सोचिए जब वही बच्चे बाहर चबूतरे पर खेल रहे होते हैं और खेलते हैं और वो कहते हैं कि माई माई रोटी दे दे, माई माई रोटी दे दे, और तो दूसरी कोई एक उसमें जो खेलने वाली जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है कि रोटी नहीं खाए दूसरा घर है जो। माँ सोचती है कि ओह क्या हालत है, क्या हालत है मेरी, उन भिखारियों की तरह मेरी हालत है जो एक एक महीने अपने बेटों के पास में काटती हूं। और एक ऐसा समय है जब मां बिज्जू में रहती है और नारायण की पत्नी जो भंवरी है अपने बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई लाकर देती है। तो बिज्जू की पत्नी बोलती है, अरे बड़ी आई रसमलाई देने, लगता है अपनी अमीरी दिखा रही है, ये रसमलाई जब तुम में रहेगी माँ जी तो उनको खिलाना। बेचारी मां सुनकर के कलेजा कांप जाता है और सोचती है कि इनके अंदर इतने झगड़े। दिन बीतता जाता है और इन्हीं दिनों के बीच एक ऐसा भी समय आता है जब वह मां बिज्जू के कैलाश, जब वह मां नारायण के घर रहती है, भंवरी में रहती है, और एक ऐसा समय आता है जब कैलाश बाहर गया होता है और उसकी पत्नी राधा की तबीयत खराब रहती है। मां तो मां होती है, बहू की पीड़ा देखे कैसे। उसको जब बुखार रहता है तो मां जाती है और कैलाश के बेटे बेटियों के लिए रोटी पकाती है 3-4 दिन। नतीजा ये होता है कि जब स्वस्थ हो जाती है राधा तो उसके बच्चे और भंवरी के बच्चे जब कहीं खेल रहे होते हैं, जब दोनों में झगड़ा होता है तो भंवरी गुस्से से लाल पीला होकर के बोलती है राधा से। तो राधा कहती है कि अरे भंवरी, माँ जी तो वही थी, माँ जी से पूछ लो, गलती मेरे बेटे की नहीं है। तो भंवरी कहती है अरे किस माँ जी से पूछ लूं, उस माँ जी से पूछ लूं जो खाती मुझ में है और गुलामी तेरी करती है, कि जो मेरे घर में खा रही थी और जब तुम बुखार पड़ी तो तुम्हारी गुलामी कर रही थी, तुम्हारी रोटी बना रही थी। क्या हालत हुई उस मां की। इस तरह घर में झगड़े बढ़ते चले जाते हैं और लगता है कि रोटी का भार उस पत्थर की भार से भी अधिक है जो तीनों बेटे उठा नहीं सकते। जब भी कुछ कोई एक बेटा के घर से आता है, जब दूसरे बेटे में रहती है तो दूसरी वाली बहू कहती है कि लगता है इनके घर रोज 56 भोग बनता है, हम लोग सूखी रोटी खाते हैं। या कभी माँ बोल देती है कि अरे ऐसी रोटी क्यों दे रही हो जली हुई। तो बहुएं बोलती हैं अरे चली जाओ उनके यहाँ, उनके घर 56 भोग है। हाय, जिस माँ ने 3 बेटों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो बेटे आज माँ के साथ क्या कर रहे हैं। सोचती है कि अगर मेरे पति जिंदा होते तो लात मारते ऐसे बेटों को और कहते कि अरे तुम 3 क्या, तुम्हारे जैसे 20 भिखारियों को खिलाने के लिए मैं अभी सही हूं। लेकिन वह दिन अब नहीं है, वह दिन बीत चुका है। और सांवर दहिया ने अपने राजस्थानी समाज के बारे में लिखा। अंत में एक ऐसा भी समय आता है जब वो घूमते घूमते जब झगड़े बढ़ जाते हैं तो बड़ा बेटा उनका कैलाश कहता है कि अरे नारायण सुनो, ऐसा है कि माँ कब तक घूमती रहेगी, तुम्हारे घर इसके घर उसके घर कब तक चक्कर लगाती रहेगी। 50-50 रुपये हम लोग दे देंगे, और चाय तो हमारे यहाँ माँ पी ही लेती है सुबह और शाम,
चाय बनता ही है। 50-50 रुपया हम लोग दे देंगे और क्या करेंगे, 50-50 रुपया दे करके और उसके बाद हम लोग 50 रुपया दे देंगे और माँ इन 50 रुपयों से 150 रुपये हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा, उससे वो खा लेगी, अपना रोटी बना लेगी। माँ सोचती है और उस दिन लगता है कि ये घर उसका अपना घर नहीं, ये घर बहुत छोटा हो चुका है, आकाश एकदम सिमट चुका है, धरती छोटी हो चुकी है, लगता है हवा कहीं महसूस नहीं हो रही है, वह मूर्छित लग रही है। तीनों बेटों को एकटक निहार रही है, क्योंकि 5 साल उसने तो इधर उधर आवाजाही में भटका और ऐसा लगता है कि 1 महीने से 1 दिन भी कोई अधिक जो नहीं रखता था, जो टिकट कटा देता था, अब उन बेटों में और माँ के बीच आत्मीयता नहीं रही। तो मैंने एक लिखा कि मैं खुद माँ के बारे में लिखा कि भले ही मेरी माँ को 100 तक की गिनती आती नहीं हो, भले ही मेरी माँ को 100 तक की गिनती आती नहीं हो, मगर वह दुआओं तो मुझे लाखों में देती है, वह माँ होती है। तो बेटे ऐसे काम करते हैं माँ के साथ में, या आप अपने अगल बगल में पड़ोस में देख लीजिए कि वृद्ध पुरुषों के साथ, वृद्ध महिलाओं के साथ क्या होता है, कैसी घटित होती है। और ये जो धरती कब तक घूमेगी, ये हमारे पाठ्यक्रम में 1983 से है। तो माँ सोचती है कि अब मैं करूं क्या। इस बीच में माँ क्या सोचती है, मैं आपको एक सुनाना चाहता हूं घटना की। जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, जब बाहर रहता है और जब माँ की फोन जाती है बूढ़े माता पिता की, तो वह क्या करती है, बहू रिसीव करती है तो कहती है कि अरे पिछले महीने तो माँ को 1000 रुपया भेजे थे, फिर बुढ़िया फोन कर रही है। और बेटे से कहती है अपने हस्बैंड से, अरे सुनते हो जी, अरे उनको पिछले महीने तो रुपया भेजा था। बेटा फोन रिसीव करता है और बोलता है माँ से कि फुर्सत नहीं है, छुट्टी कंपनी से नहीं मिल रही है। तो मुनव्वर हसन राना ने लिखा कि वह माँ की दुआओं पर मिट्टी डाल देता है, कि वह माँ की दुआओं पर मिट्टी डाल देता है, वह माँ की दुआओं पर मिट्टी डाल देता है, खुद तो आता नहीं, एक चिट्ठी डाल देता है। तो आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, किस तरह का हम एजुकेशन गेन कर रहे हैं। हमारा समाज या हमारी अमीरियत, ये धन दौलत किस काम का, कि जिन्होंने हमें जन्म दिया उन्हीं की परवरिश सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। और तब वो सोचती है माँ, और लेखक सोचता है कि 1 माँ 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी, 1 माँ 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी। फिर सोचता है कि अरे 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ, अजीब हालात है। और माँ तीनों बेटों को एकटक निहारते हुए अपने कमरे में बेसुध सी पड़ जाती है, और सुबह होने के पहले ही वह अपने जो फटे चिटे जो कपड़े हैं 2-4 उनकी गठरी बांधती है और फिर वो घर से निकल जाती है। और तब माँ के पास लगता है माँ को कि जो आकाश बहुत छोटी हो चुकी थी, जो धरती, आकाश सिमट चुका था, जो धरती छोटी हो चुकी थी और जो रास्ते बहुत छोटे थे, अब लगता है कि आकाश अनंत हो चुका है, धरती बड़ी हो चुकी है और रास्ते चौड़े हो चुके हैं और खुली हवा में सांस ले रही है। उन्होंने लिखा, लेखक ने, कि धरती कब तक घूमेगी, ये जो माँ है कब तक घूमेगी। तो मैं अपनी 4 पंक्तियों से समाप्त करना चाहूँगा कि मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, कि मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए, कि माँ के कदमों के नीचे है जन्नत तेरी, कि माँ के कदमों के नीचे है जन्नत तेरी,
ऐ नौजवानों उन्हें चूमना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अगर इस तरह की बहुत सारी बातें आपके अगल बगल में है, उन्हें समझाइए, एक नई दिशा दीजिए उस शिक्षा का क्या, जिससे कि हम अपने समाज को न सुधार सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।